दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश। इस समय आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज न्यूज वाला नेटवर्क पर, साथ में आप नोयो सिटी पर इस समय देख रहे हैं। विषय ऐसा है कि क्या अब किसी योग साधक की, जो योग साधक है, उसकी कोविड 19 की वजह से कोई हानि हुई है? कोविड 19 है या कभी अभी तक किसी कोविड 19 से ग्रसित किसी व्यक्ति की, जो योग साधक हो, याद रखिएगा, योग साधक हो, उसकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जितने भी दर्शक इस समय हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, फिलहाल इस विषय को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। और अगर यह विषय आपको समझ में आता है तो आप भी कहीं ना कहीं योग से जुड़ने का प्रयास आज से ही शुरू कर देंगे। और इस विषय को लेकर के हमारे साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंसेस, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा। आपका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। आपका जो विषय है, चूंकि आपके द्वारा ये विषय उठाया गया आपके फेसबुक के माध्यम से, मैंने सोचा ये विषय ही ऐसा है जो एक छोटा विषय नहीं हो सकता है। क्योंकि जी जी जरा सोचिए कि अगर किसी योग साधक की कोई हानि नहीं हुई, उसको वो किसी की डेथ नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ा विषय निकल करके आ रहा है कि सभी को योग साधक बनना पड़ेगा। फिर तो आप तो सबको योग साधक बना लेंगे फिर। देखिए, योग साधक एक बहुत बड़ा शब्द है और इस बड़े शब्द में बहुत बहुत सारी चीजें समाहित हो सकती हैं, समाहित हो जाती हैं जब हम एक योग साधक की बात करते हैं। योग की साधना यानी पूरे योग को समझना, योग की साधना यानी शरीर की साधना, योग की साधना यानी मन की साधना। तो योग आजकल जो मार्केट में जो प्रचलित योग है उसका बहुत बड़ा बाजारीकरण योग का किया गया है और उस बाजारीकरण में हम स्वयं भी अपना योगदान देते रहते हैं समय पर। बट देखने वाली बात यह है कि जब इस तरीके की बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में आई, और देश में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब पर जब इतना बड़ा पैंडेमिक, एक सुनामी आया और हमारा देश दूसरी बार उस महामारी से जूझ रहा है, तो देखने वाली बात यह है कि क्या योग का अब भी बाजारीकरण होना चाहिए या उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो उसका कल्चरल, जो उसका एंशियंट व्यू है, उसको लेकर के हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं या कर सकते हैं। इस हेतु मैंने ये एक बड़ा प्रश्न उठाया था सभी के सामने। मेरे फेसबुक पर मेरे मित्र मंडली में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं उन सभी से बस केवल एक चीज जानना चाह रहा था, यदि किसी की जानकारी में किसी योग साधक का कोई अनिष्ट, कोई हानि हुई हो तो कृपया मुझे बताएं। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या हानि हुई, किस हद तक वो बीमार पड़ा, और यदि अगर उसको कोविड 19 से वो अफेक्टेड हुआ भी तो क्या वो रिकवर कर गया, अगर रिकवर कर गया तो उसको क्या क्या परेशानियां आई, यदि उसकी हानि हो गई तो हम वो भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा परिवार है। तो इस विषय को, इन सारी चीजों को लेकर के जी। ये विषय है ही ऐसा कि अगर मान लीजिए कि लोग शायद योग साधक की जब भी बात आती है तो उनके दिमाग में आता है, अरे यार वो क्यों मेडिटेशन और क्यों प्राणायाम, और सिर्फ सिंपल सा प्रणाम करके भी काम चलाते हैं लोग। लेकिन क्या है कि अगर कोई कोविड 19 से, कोरोना, चूंकि जो सेकेंड वेव आई है, इस सेकेंड वेव से कोई बचा नहीं, ऐसी स्थितियां हैं, गांवों तक कोरोना फैल गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई योग साधक है, यानी कोई योग कर रहा है, उसको अगर कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो योग की तो विजय है इस समय। शायद लोग योग को सिर्फ एक चीज समझते हैं कि बस शांति से पेट हिला लिया, जैसे वही जो बाजारीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम मैं समझता हूं कि शायद वो बाजारीकरण के कारण भी अगर किसी ने किया होगा तो शायद उसका भी फायदा मिला होगा लोगों को। जी बिल्कुल मिला होगा, 100% मिलेगा यदि वे करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और ध्यान पूर्वक सभी को यह बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, कि योग दूरदर्शन से सीखने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, योग पुस्तकों से सीखने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। योग के लिए एक कुशल अध्यापक का होना, एक कुशल शिक्षक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा तंत्र जिसका बाजारीकरण पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश में किया। हमारा देश आज के 300 साल पहले कृषि प्रधान देश हुआ करता था और 300 सालों की गुलामी में हमने सीखा हाउ टू बिकम अ सर्वेंट, हाउ टू बिकम अ स्लेव, राइट। तो हम ये चीज हमने 250 सालों में सीखा कि हम कैसे नौकर बन सकते हैं, हम कैसे अच्छी नौकरी कर सकते हैं। हम पढ़ाई करते ही इसी उद्देश्य से है कि हम अच्छी नौकरी मिल सके, और बस वहीं से चाहिए गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। अब यहां पर क्या है कि योग का इतना ज्यादा बाजारीकरण कर दिया गया कि योग के माध्यम से भी आपको
कुछ नया मिल सकता है, योग के माध्यम से आपको रोजगार के अवसर खुल सकते हैं। तो साहब, रोजगार के अवसर तो हमारे देश में पहले भी कम नहीं थे और आज भी कम नहीं थे, लेकिन निषिद्ध चाकरी भीख निदान पहले भी कहा गया और आज भी वो बात सत्य है कि चाकरी तो निषिद्ध है, चाकरी करेंगे तो काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ जाएगा। और चाकरी के उद्देश्य से यदि कोई चीज कर ली तो उससे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि हमें आज की डेट में जरूरत आन पड़ी। कोविड-19 ने हमें यह चीज विशेषकर सिखाई। क्या सिखाई? कि कोविड-19 ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने बॉडी की इम्यूनिटी पर नहीं, हमें अपने साइको इम्यूनिटी पर भी काम करना है। क्योंकि लोग जितना ज्यादा कोविड-19 के सिम्टम से अफेक्ट होकर के पैनिक हो रहे हैं, उस पैनिक की वजह से, यानी कोविड-19 का जो भूत है, जो साया है, उसके डर से हम लोग डर रहे हैं। तो यहां पर हमें दोनों तरफ, दोनों पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। यानी फिर वही बात आ गई, हठ योग और राजयोग। कहने का मतलब कि हठ योग से सीधा तात्पर्य शरीर से है और राजयोग का सीधा तात्पर्य मन से है। तो हमें दोनों को साधना करना पड़ेगा, यानी दोनों को साधना पड़ेगा। तो जब तक दोनों नहीं सधेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और अगर बाजारीकरण की बात करेंगे तो बाजारीकरण से सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर सधेगा, मन नहीं सधेगा। और जिनका सिर्फ शरीर सध रहा है उनका फायदा नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए शरीर सध गया, शरीर अगर सधा, तो उसके सधने के बाद अगर कोरोना ने अटैक किया तो क्या लगता है आपको, कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? वो फाइट करेगा नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ जो फैक्टर है वो इम्यूनिटी का फैक्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है, तो अगर कोई बाजारीकरण को ही एक्सेप्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई मन से नहीं समझ रहा है बट शरीर से ही समझ रहा है जी, तो अगर उसने पालन किया है, जैसे कहते हैं कि जाने अनजाने भी अगर उसने पालन किया है उन चीजों का, तो उसके शरीर पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? शरीर थोड़ा बहुत तैयार भी हो जाए पर मन तो तैयार नहीं होगा। आप तो वही बात कह रहे हैं कि एक स्कूटर है जिसको हमें चलाना है, उसका एक पहिया तो पंचर है और दूसरा पहिया ठीक है, क्या हम चला पाएंगे? इसका जवाब आपको पता है, सारी जनता को पता है, सभी लोग जानते हैं कि अगर स्कूटर का एक पहिया पंचर हो, बिल्कुल, ये इस रथ को चलाने के लिए दो पहिए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे योग ग्रंथों में यह चीज बिल्कुल स्पष्ट कही गई है कि हठ के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो लेकर के तो दोनों को चलना पड़ेगा। आप किसी एक को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि बढ़े तो उसका पूरा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। यहां पर जिन योग साधकों की बात मैंने कही है, उन योग साधकों की बात कही है जो शरीर और मन दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं, यानी दोनों की साधना कर रहे हैं। वो आसनों का अभ्यास भी उतना ही करते हैं जितना प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा का करते हैं। तो दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। एक चीज को लेकर के चलेंगे तो मैं उसे योग साधक की श्रेणी में नहीं रखता, मुझे क्षमा करिएगा। यदि कोई व्यक्ति मतलब एक चीज, जी, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ शरीर साध रहा है तो कोविड-19 उसका भला करेगा कि नहीं करेगा? कुछ हद तक करेगा, कुछ लिमिटेशंस तक करेगा, बट जैसे ही उसके पास कोविड-19 वो अफेक्टेड हो जाएगा, सबसे पहली चीज वो जो छोड़ेगा अपनी शारीरिक साधना। और सबसे पहली चीज जो अपनाएगा वो अपनाएगा वेस्टर्न कल्चर के वेस्टर्न मेडिसिन। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पैनिक है। क्यों? क्योंकि उसके साइको इम्यूनिटी उसकी कमजोर है। तो साइको इम्यूनिटी यदि कमजोर है तो इसका मतलब कि वो सबसे पहले योग साधना को छोड़ेगा, वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ जाएगा और वहां पर वो वेस्टर्न मेडिसिन को अपनाएगा। और उसके बाद जो हानि होनी, अब तो वो योग साधक रहा ही नहीं ना, अब तो वो सामान्य व्यक्ति है। यदि योग साधक होगा तो उसका मन इतना मजबूत होगा कि नहीं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और केवल इस विश्वास के साथ, जी, मैं यहां पर यह भी कहना चाह रहा हूं कि केवल इस विश्वास के साथ कि मुझे कुछ नहीं होगा, ये कोई मूर्खता तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ये मूर्खता नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे सिगमंड फ्राइड, बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने यह चीज स्पष्ट की है कि पहले कोई भी चीज आपके मस्तिष्क, आपके मन पर हावी होती है, उसके बाद, यानी जब जो शकुनी था महाभारत में, उन्होंने उससे अपने धृतराष्ट्र के पुत्र से कहा, नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, आप थोड़ा यदि मुझे बता दे तो। उसने कहा कि युद्ध, धृतराष्ट्र का प्रथम पुत्र, उसने बताया, दुर्योधन को बताया शकुनी मामा ने कि महाभारत का युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाएगा। मतलब रणभूमि, रणभूमि कौन सी? रणभूमि से, अच्छा देखिए,
एक 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 व्यूवर्स का भी हमारे पास मैसेज आया कि अब तक आज तक अपवाद को यदि छोड़ दें, मतलब कोई अपवाद हो सकता है एक दो अभी भी, लेकिन वो पुष्टि नहीं है कोई है कि नहीं है, छोड़ दे तो योग साधक की मृत्यु कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है जी, नहीं हुई है। यही चीज यही हम, अच्छा दर्शकों से मैं बता दूं कि दर्शक भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि योग शायद अब सबको अपनाने की जरूरत है, क्योंकि सभी लोग अगर योग अपनाएंगे तो शायद मैं समझता हूं कि अब कोरोना से कहीं ना कहीं आप उससे लड़ लेंगे, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता योग बढ़ा देता है। क्या लगता है? अच्छा, योग के अंदर मैं ये जानना चाह रहा हूं, मतलब मैं आपकी अगर वो बात आप कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरा विषय मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि योग आखिर करता क्या है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई, जबकि महामारी के फॉर्म में पूरा हमारे देश में और पूरे दूसरे देशों में भी पूरा फैला हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में करता क्या है योग, जिससे कि हम लोगों की मृत्यु नहीं हो रही, योग साधक की मृत्यु नहीं हो रही, करता क्या बेसिकली, ताकि लोग भी उस चीज को एक्सेप्ट करें? मेन बात यह है। देखिए, योग बहुत कुछ करता है अखिलेश जी। आप एक पत्रकार हैं, तो आपके लिए जो भौतिकी चीजें हैं वो थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले ये तो बता देना चाहता हूं कि योग को आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। यदि बुद्धि लगाना चाहते हैं, यदि बुद्धि से समझना चाहते हैं, भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं, तो योग को समझना बहुत मुश्किल कार्य होगा, बहुत दुष्कर है। तो योग को समझा नहीं जा सकता। योग एक जीवन शैली है। नहीं, एक चीज देखिए, हाँ राइट बिल्कुल, आप वही पॉइंट जो मैं चाहता हूं वही दर्शक समझें, योग जीवन शैली है। योग एक जीवन शैली है। इस जीवन शैली को यदि आप अपना लेंगे तो ये जीवन शैली आपको दूर रखते है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी आज भी खुले मंच पर मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि किसी भी पैथी में कोई भी ऐसी ड्रग नहीं बनी है जिससे इम्यूनिटी बढ़ सके। कोई ऐसी ड्रग क्या बात कर रहे हैं? ये जो सरकार रेमडेसिविर दे रही है, सरकार स्टेरॉइड दे रही है, सरकार बाकी सारे मेडिसिन दे रही है, क्या सरकार पुष्टि करती है? क्या सरकार पुष्टि करती है कि इन सारी दवाओं से इम्यूनिटी बढ़ती है? हाँ, ये लेकिन वो इलाज किस बात का कर रही है फिर सरकार? यही तो समझ में नहीं आता। सरकार इलाज नहीं कर रही है, वेस्टर्न मेडिसिन इलाज कर रही है। सरकार हमारी सहायता कर रही है उस इलाज को मुहैया कराने। वेस्टर्न मेडिसिन जब काम ही नहीं कर, वेस्टर्न मेडिसिन जब इम्यूनिटी बढ़ाई नहीं रही, कर रही है? नहीं, वेस्टर्न मेडिसिन सिम्प्टोमेटिक इलाज कर रही है, इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रही है। इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रही। इम्यूनिटी तो योग भी नहीं बढ़ा सकता। आयुर्वेद के विषय में क्या कहना आपका? आयुर्वेद के विषय में क्या कहना आपका? आयुर्वेद से भी, किसी भी पैथी से इम्यूनिटी बॉडी की नहीं बढ़ सकती। यदि बढ़ सकती होती तो अब तक दुनिया भर की सरकारें अब तक वो काम कर चुकी होती जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। क्या इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है? आयुर्वेद से भी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी, आप एक मृत व्यक्ति को आयुर्वेद की सारी दवाएं दे दीजिए, क्या इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? क्या दवाएं इम्यूनिटी बढ़ा सकती? नहीं, दवाई नहीं। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, चूंकि वो काफी पुराना सिद्धांत है, जो बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, तो आयुर्वेद से क्या इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है? क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। एक तो आपने इम्यूनिटी की बात कर दी कि भाई एलोपैथी में तो है नहीं। नहीं, देखिए अखिलेश जी, मैं फिर वही चीज कहूंगा, आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं चीजों को। मैं एक बहुत ही जनरल मैं एक लर्नर के फॉर्म में भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो बात हमारे दर्शकों को भी हजम होना चाहिए, दर्शकों को भी डाइजेस्ट होना चाहिए बेसिकली, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं। मेरा और मैं तो दर्शकों से कहना चाहता हूँ, कोई सवाल करना चाहता सवाल कर लें दर्शक हमारे। मेरा मंतव्य सिर्फ ये स्पष्ट करने का है, मैं सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या एक मृत व्यक्ति के मुख में यदि आयुर्वेद की दवाएं डाल दी जाए तो क्या यह संभव है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? क्या दवाओं से इम्यूनिटी बढ़ती है? नहीं। लेट मी फिनिश, हैव पेशेंस। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स ठीक से काम करते हैं, कोई भी पैथी काम इस पर तभी कर पाएगी, इस शरीर पर काम तभी कर पाएगी, इसकी इम्यूनिटी को तभी बढ़ाई जाएगी, या इनेट इम्यूनिटी के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमारे जो वैक्सीनेशन हो रही है उस वैक्सीनेशन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी तभी आएगी बॉडी में जब ये बॉडी ठीक प्रकार फंक्शन कर रही होगी। और यही मैं बताना चाहता हूं कि योग एक जीवन शैली है, और उस जीवन शैली से ये बॉडी फंक्शन ठीक करती है। बॉडी का ओवरऑल फंक्शन ठीक हो जाता है, आपका मन स्थिर होता है, आपके मन में तनाव नहीं होता, आप अवसादग्रस्त नहीं होते, आप अनिद्रा के शिकार नहीं होते।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अपनी जीवन शैली में योग को अपनाएंगे तो मन और शरीर दोनों इतना सबल होगा कि कोई भी पैथी आपके लिए काम करेगी। और कोई भी पैथी, क्या ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ? नहीं, योग साधक भी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। हम ह्यूमन नहीं है, हम सुपरमैन नहीं, हम स्पाइडरमैन नहीं है, हम आयरन मैन नहीं है कि हमको होगा नहीं कोरोना, हमें भी होगा। पर हमारा मन, हमारा शरीर उस वक्त हमारा साथ देगा और जो भी दवाएं हम लेंगे उसका बेहतर परिणाम हम पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि योग एक प्रकार का एड है, इसको आप अपने जीवन शैली में जोड़ लें, इसको आप अपने जीवन शैली से जोड़ के देखें, इसको एक पैथी की तरह ना देखें। योग कोई रोग दूर करने की विधि नहीं है। योग इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें नहीं दिया था कि इससे आप सिर्फ रोग दूर करते जाइएगा। और बाजारीकरण सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि योग करेंगे रोग दूर हो जाएगा, योग करेंगे रोग दूर हो जाएगा। ठीक बात है, बाजार तो इसी से गर्म होगा ना। सब लोग यही तो बोलते हैं ना, करो योग रहो निरोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, करो योग रहो निरोग, यही स्लोगन यही चलता है। स्लोगन लोग आखिर क्योंकि बिना कुछ चाह के कोई व्यक्ति कैसे कर्म करेगा, तो वो सोचता है कि चलो कम से कम मैं कर लेता हूँ योग, तो शायद मैं सही रहूंगा, तंदुरुस्त रहूंगा, बढ़िया रहूंगा। जी जी बिल्कुल। तो ये सारे जो बाजारीकरण किया गया है योग का, ये रोजगार के दृष्टिकोण से तो ठीक जान पड़ता है। देखिए रोजगार की बात आई है तो मैं एक बात और आपको पॉइंट यहाँ पर उठाना चाह रहा हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन तो ले लेते हो पर मिनरल्स आप नहीं लेते। कैसे लेंगे मिनरल्स? कैसे लेंगे मिनरल्स? बिना विटामिन और बिना, देखिए दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं। हमने सबने क्लास 8th में, क्लास 10th में जरूर पढ़ा है कि हमारे टोटल ओवरऑल फूड के जो कंपोनेंट होते हैं वो 6 कंपोनेंट होते हैं। और उस 6 कंपोनेंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट उसको कहते हैं जो बहुतायत में यानी बड़ी मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है। और रेस्ट विटामिन, मिनरल और वाटर जो है, जो 3 और हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी काम करती है, क्या वो सभी लोग जानते हैं विटामिन सी खाएंगे तो इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी? विटामिन सी की गोलियां मार्केट में शॉर्टेज हो गई, सेलिन ढूंढने जाइए साहब तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसकी। क्यों हो रही है? क्योंकि सबको पता है कि विटामिन सी खाएंगे। अब एक बात बताइए, विटामिन सी हमारे पूर्वजों को सिर्फ टैबलेट से मिलती थी क्या? मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न आपके सभी दर्शकों के साथ है, क्या विटामिन सी हमारे पूर्वजों को या आज से पहले जितने लोग जिंदा थे उन सबको केवल टैबलेट से मिलती थी? कोई और स्रोत नहीं है विटामिन सी का? जी बिल्कुल स्रोत है, स्रोत है विटामिन सी का। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों चीजें उतनी ही सिमिलर इंपॉर्टेंट है। अब रोजगार की बात आई थी तब मैंने ये बात शुरू की थी। रोजगार से मैं आपको बताऊं कि आज के 10, 15, 20 साल थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देखिए, जब आरओ का एक नया रोजगार आया था, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का एक फिल्टर आया था नया, आरओ ले आकर के इंस्टॉल कर दिया। हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता को बिल्कुल इजीली एक्सेप्ट कर लिया, हमने बिल्कुल इजीली एक्सेप्ट कर लिया उसको। क्यों? क्योंकि भारत में रोजगार क्या हो सर, उसका ब्राइट साइड तो लोगों ने देखा कि इससे लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन उसका डार्क साइड ये है कि रोजगार के साथ साथ किसी को नहीं पता कि हमको इसका टीडीएस भी चेक करना है। किसी को नहीं पता कि हमें 150 से 250 टीडीएस का ही पानी पीना है। इससे कम टीडीएस का पानी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल उचित नहीं, हमारी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिलेंगे। जब आपकी बॉडी को मिनरल्स नहीं मिल रहे, कहने का मतलब योग हमें जीवंत और जागृत बनाता है। योग हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमें अपनी जीवन शैली कैसे रखनी है। योग हमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के बारे में बताता है। ऋतुचर्या में आयुर्वेद ने क्लियर कट स्पष्ट किया है। देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा एलिबरेट नहीं कर रहा हूं, बट अपने मेरे भीतर जो भी है लोगों के लिए वो मैं देने के प्रयास कर रहा हूं कि ऋतुचर्या में क्लियर कट आयुर्वेद में ये चीज लिखी गई है। और आयुर्वेद में आपको बता दूं कि वेद से निकला हुआ एक ग्रंथ है, वेद का एक पार्ट है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में ऋतुचर्या की बात की और कहा कि जिस ऋतु में जो फल मिले, जिस ऋतु में जो सब्जियां मिले, जिस ऋतु में जो चीज उगे, जो चीज पैदावार हो, उन चीजों का आप सेवन करिए। हम लोग क्या करते हैं, टमाटर 12 मास मिलता है आज की डेट में, आप देख लीजिए, अगर ढूंढने जाएंगे तो आम भी आपको 12 मास मिलेगा, केले का फल 12 मास मिलेगा आपको, संतरे का एक दूसरी वैरायटी बना दी, ऑरेंज की एक दूसरी वैरायटी बना दी, वो पूरे राउंड द ईयर मिलता है। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता थी? क्यों? क्योंकि डिमांड है, रोजगार, बस एक सूत्री। तो ऐसी चीजों ने हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी पे कहीं ना कहीं असर किया होगा और हमारे शारीरिक क्षमता पे असर किया होगा, जिस वजह से शायद कोई बीमारियां आती हैं तो हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी एक छोटी बात कहना चाहूंगा, हम इतना ज्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं, वो संवेदना पैदा करता है योग, कि हम इतना ज्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं कि कोई व्यक्ति मर रहा है तो मर जाए,
किसी की सांसें नहीं आ रही हैं तो ना आए, लेकिन हम 28 रुपए से नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह के नेशनल टीवी के न्यूज की बात मैं बात कर रहा हूं। नेशनल टीवी के न्यूज पे, न्यूज 24 पे ये चीज आ रही थी, और वो कैमरामैन कैमरा लेकर के जा रहे थे और उस व्यक्ति से पूछा कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है? बोला हाँ अवेलेबल है। कितने का मिलेगा साहब? 28,000 रुपए का मिलेगा। कुछ कम कर लो भैया, बहुत गरीब आदमी। नहीं साहब कम नहीं कर सकते। क्यों? मेरी मां मर जाए तो मर जाए, तुम कम नहीं करोगे? बोले साहब इतने का ही मिलेगा, लेना और लीजिए, नहीं जाइए आगे। संवेदनहीन हो चुके हैं हम, और वो संवेदना पैदा करेगा योग। यदि योग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लेकर के आया जाए, योग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लेकर के आया जाए, योग को एक स्थान दिया जाए, कम से कम कुछ अदद लोग तो हमारे देश के सभ्य, शिक्षित और संवेदनशील होंगे। संवेदनहीनता की ओर इतनी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं हम कि हमारे देश की संवेदनशील संवेदनशील जो होंगे वो योग से ही होंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे विषय को लेकर के हम दोबारा जरूर बैठेंगे और बहुत से लोगों को एक साथ इन्वॉल्व करके के पैनल बना करके मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है कि जिस विषय को लेकर के मैं आया हूँ और हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि भाई क्या किसी योग साधक की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है? अभी तक इसकी पुष्टि होकर के कोई सामने नहीं आया है, क्योंकि ये आना चाहिए। और लोग इस विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि हम दोबारा जरूर आएंगे इसी विषय को लेकर के डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी के साथ, और साथ में और भी हमारे पैनलिस्ट बैठेंगे और चर्चा करेंगे। और लोगों से भी इस बार मैं ज्यादा चाहूंगा कि वो कमेंट करेंगे, ताकि वो हमारी बातें और वो एक दूसरे से आसपास हम चर्चा कर सके और एक रिजल्ट पे जा सकें कि वास्तव में योग हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे आपने ऋतुचर्या की बात की, आपने कहा कि योग हमारा एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में कैसे हम योग को लेकर के आएंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। इन सभी विषयों को टुकड़ों टुकड़ों में एक अलग अलग फॉर्मेट में हम जरूर चर्चा करते रहेंगे। तो डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छी जानकारी दी, एक अच्छा विषय उठाया। वो विषय की योग शिक्षक अगर कोई करता है तो कोरोना से उसके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो जनरल अगर कोई नहीं करता है उसके ऊपर जितना पड़ता है। योग को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने के लिए ही हम योग शिक्षक महासंघ के गठन किया। डॉक्टर राजेश वर्मा जी है, इन्होंने योग शिक्षक महासंघ का गठन किया है, जो कि योग को मुख्य विषय के रूप में इन्होंने शामिल करने के लिए। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप इसके बाद? जी मैं बस यही अपनी बात कह करके विराम देना चाह रहा था कि योग से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो तीनों तरीके के बदलाव की आज हमारे देश को आवश्यकता है, वो तीनों तरीके के बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे यदि योग को सार्वजनिक किया जाए। योग शिक्षक, योग साधक की तरह हम पढ़ाएं। शिक्षक ना बने, साधक बने। पहले स्वयं यानी अपने आचरण से अपने विद्यार्थियों को यदि सिखाने का हम प्रयास करें, जो मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया, मेरे गुरुओं ने जिस तरह मुझे सिखाया, मैं उसी तरह यदि आगे भी प्रचार प्रसार करूं, और हमारे जितने भी योग साधक हैं, जितने भी योग शिक्षक हैं, यदि वो खुद इसका अभ्यास करें और अभ्यास के साथ में अपने आचरण से सिखाएं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, और उसके बाद इसकी एक जन जागृति फैलेगी, तो निश्चित तौर पर जो अभी परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं इससे कहीं बेहतर परिणाम दिखाई पड़ेंगे। इस बात की जो है जी, बस योग शिक्षक बनने से पहले योग साधक बने। और दोस्तों आप लोग भी एक बार जरूर सोचिए कि अगर आप योग करते हैं तो सोचिए इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी महामारी में भी आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हालांकि आपको कोविड-19 के जो पालन करने हैं, जो जितने भी गाइडलाइंस है, आपको गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन कोरोना आपका बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। बहुत सिंपल भाषा में बात को समझिए आप, कि कोरोना आपका बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने शरीर को वज्र समान बना लिया है, आपने शरीर को, मन को बहुत स्ट्रांग कर लिया है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा चुका है। तो कोविड जैसी बीमारियां हो या कोई बीमारियां हो, वो आपके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं करने वाला है। तो डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और ऐसे ही हम अलग विषयों को, योग के ही विषय को लेकर के जरूर आपके साथ जुड़ेंगे, और दर्शकों का भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर जरूर रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी। धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद।